नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास यानी भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास इस लेक्चर में देखेंगे और ये पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यह लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर जो है उपयोगी हो सकता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 के लिए। कहने का आशय ये हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यह लेक्चर। इसके अलावा देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं यानी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेट 2025 की परीक्षा के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती जिसके अंतर्गत संबंधित विषय यानी भारतीय इतिहास के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण हो सकता है यानी टीचर भर्ती के लिए भी। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप आधारित है। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन संक्षेप में कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं, सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत पर भी जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाएंगे, सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल में जाकर के सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाएंगे, सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे जो लेक्चर महत्वपूर्ण लेक्चर हैं उसको आप देख सकते हैं। वर्तमान लेक्चर जो यह है गवर्नर जनरल एवं वायसराय, अर्थात इसमें दिए गए महत्वपूर्ण नोट्स में ये अंतिम जो है गवर्नर जनरल वायसराय का तीसरा लेक्चर होगा। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर यानी दो जो है इस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए, आप वहाँ सर्च करके इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को हमने विस्तार से समझ लिया है, यानी इसमें जो देख लिया उसको पुनः एक बार आप पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसमें हमने रॉबर्ट क्लाइव और इसके बाद जो 6 बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया। इसके संपूर्ण गतिविधियों या कार्यों को आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो वारेन हेस्टिंग्स को हम देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक सेवा का जनक या जन्मदाता माना जाता है। और पंचवर्षीय बंदोबस्त, 1 वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था इसी समय आती है जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी रूप प्रदान करता है। ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। और यहीं से देखें तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड यहीं से शुरू होती है, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। यानी इसकी भी सारी गतिविधियों को आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, जिसका समय देखा जा सकता है। यह देखें तो फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज यानी भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता इसी को माना जाता है। इसके संपूर्ण कार्यों को देखा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इस सारी जानकारी को हमने जो है कवर कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। सॉरी, यानी क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। इसके बाद नोट्स और क्या आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में दिया जा चुका है। इसके बारे में ये कहा गया कि ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था और इसी कंपनी का अकबर भी कहा गया है। और ये देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह जो है इसको वेलेस्ली मैकियावेली के सिद्धांतों का अनुयायी था। यानी ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में हमने जानकारी दिया है। लॉर्ड मिंटो सेकेंड भी आगे आएगा, उस पर हम चर्चा जो है लॉर्ड कर्जन के बाद जो आता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड आता है, उस पर भी हमने विस्तार से थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दी थी। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं लेक्चर में या इस चैनल पर जाकर के। इसके बाद देखें तो जो यह आता है अगला लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। वारेन हेस्टिंग्स को हमने समझ लिया, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग का समय देख सकते हैं, इसी समय 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इस पर मैंने विस्तार चर्चा कर लिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स अमीर की उपाधि धारण की थी और ये सारी जानकारी इसको बारे में दी गई कि हेस्टिंग्स ने राजपूतों को प्राकृतिक मित्र या नेचुरल फ्रेंड्स, जबकि मराठों को प्राकृतिक एनिमी बताया था। यानी ये सारी जानकारी इसमें देखी जा सकती है इसके बारे में। यह महत्वपूर्ण उसमें चर्चा कर ले। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत हिल स्टेशन की स्थापना को उद्देश्य को इसमें समझाने का प्रयास किया गया, ये भी जानकारी हमने दी है। इसके बाद लॉर्ड एम हस्ट के बारे में हमने महत्वपूर्ण से जानकारी ली है। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल अब
तक जो हमने चर्चा किया था उसमें बंगाल के गवर्नर, जो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था, इसके बाद 6 जो है क्लाइव सहित 6 जो बंगाल के गवर्नर बनते हैं। इसके बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम जो बनता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनता है, वो वारेन हेस्टिंग्स बनता है। इसके बाद ये सब ऊपर के जितने हैं यानी लॉर्ड एमहेस्ट तक देखें तो ये सब जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। लेकिन 1833 का जो एक्ट आता है उसके बाद जो है वह जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वे सभी भारत के गवर्नर जनरल कहलाने जाने लगे। तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनने का भी श्रेय इसी को है। तो यहाँ देख सकते हैं बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है, कुछ पार्ट को यहीं से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो इसमें ध्यान दें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये 1803 का समय का मतलब ये लॉर्ड वेलेस्ली का समय था, क्योंकि 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अर्थात यह मद्रास का गवर्नर था। अर्थात कहने का आशय यह हुआ कि यह लॉर्ड वेलेस्ली के अधीनस्थ था, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल का जो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया था, तब मद्रास और बम्बई के गवर्नर को जो है बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अर्थात उस दौरान यह लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन था 1803 में, जब मद्रास का यह गवर्नर था। इसके बाद 1806 ईस्वी में सैनिकों के माथे पर जाति चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनाने से मना कर दिया। इसने वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ था। बेंटिक एक कट्टर ह्यूग उदारवादी लिबरल था। उसका समय विभिन्न सामाजिक सुधारों के कारण याद किया जाता है। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हमने चर्चा किया था कि सती प्रथा का अंत 6 में हुआ था, ठगी प्रथा का अंत भी 6 में हुआ था, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत 6 में हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना 6 में हुआ था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 6 में हुआ था, भारतीय रियासतों के प्रति नीति भी 6 में आई थी। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए इसमें देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल था 1833 के एक्ट के तहत। जिसके बाद देखें वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसको बंगाल के गवर्नर जनरल से पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बेंटिक उदारवादी था। इसके समय काल को हम शांति और सुधार के युग के नाम से जानते हैं। आगे इसमें देखें तो गवर्नर जनरल बनने के पूर्व 1803 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1803 में मद्रास का गवर्नर था, लेकिन वर्ष 1806 ईस्वी में अर्थात ईस्वी में यहाँ अर्थात वेल्लोर में सैनिकों ने जन विद्रोह किया तो इसे वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। यानी ये बनता कब है 1828 में और 3 में ये बना रहता है। तो इसका मतलब देखें तो लगभग 25 वर्ष बाद यह जो है भारत के गवर्नर जनरल बनने का इसको श्रेय मिलता है। अपने राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत बेंटिक ने 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार मान लिया। अब किसी भारतीय नागरिक को ध्यान देना है कि धर्म, जन्म स्थान, जाति और रंग के आधार पर किसी पद के लिए वंचित नहीं किया जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बेंटिक ने 1833 के चार्टर एक्ट, चार्टर का मतलब आदेश पत्र होता है, ये ध्यान देना है। चार्टर एक्ट का मतलब आदेश पत्र है। एक्ट की धारा 87, ये धारा भी याद रखना, धारा 87 के अंतर्गत योग्यता एलिजिबिलिटी को ही सेवा का आधार मान लिया गया। रियासतों के प्रति साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए बेंटिक ने मैसूर 1831 में, कुर्ग 1834 में, कछार एवं जयंतियां 1832 को अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया। किसके अंतर्गत? रियासतों के प्रति साम्राज्यवादी नीति के तहत बेंटिक ने को मिलाया था। राज्यों को याद रखना है, सर्वप्रथम मैसूर को मिलाया, इसके बाद जो है कछार और जयंतिया को मिला, आखिरी में इसमें कुर्ग को मिलाता है 1834 में। इसके बाद देखें कुछ और जानकारी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सामाजिक सुधारों के रूप में याद किया जाता है, यानी सामाजिक सुधारों के कारण याद किया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो इसका समय कुछ यानी पार्ट इसका यहाँ पर भी है, यानी हमने उस पेज पर देखा, कुछ और पार्ट दूसरे पेज पर आधारित है। तो इसमें देखें सामाजिक सुधारों के तहत बेंटिक ने राजा राममोहन राय के सहयोग से, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा राममोहन राय कौन है? यह भारत में नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राममोहन राय जी। इन पर हमने विस्तार चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो सुधारों के तहत बेंटिक ने राजा राममोहन राय के सहयोग से वर्ष 1829 के नियम 17, याद रखना है कि XVII मतलब 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी सती प्रथा प्रतिबंध कहाँ लगाया था? सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी में लगा दिया था।
वर्ष 1833 ईस्वी में संपूर्ण भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी सबसे पहले 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा प्रतिबंध लगाया बंगाल प्रेसिडेंसी में। इसके बाद 4 साल बाद ये संपूर्ण भारत में बैन हो गया सती प्रथा। तो थोड़ी सी जानकारी इसमें राजा राम मोहन राय जी के बारे में देख लेते हैं। बंगाल में राजनीतिक संगठन के अंतर्गत तो राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत में समाज सुधार कार्यों व राजनीतिक आंदोलन का शुभारंभ किया था। भारतीयों की शिकायतों की ओर अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया और समाधान मांगा। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। सार्वभौमिकता से ओतप्रोत राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सिविल न्यायालयों में भारतीयों की नियुक्ति तथा उच्च पदों आदि की मांग की। फल परिणाम स्वरूप 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ उदारवादी धाराएं देखने को मिली। तो हमने संक्षिप्त जानकारी जो है राजा राम मोहन राय के बारे में ली। इसके बाद सती प्रथा देखें। सती प्रथा का मतलब ये होता है कि पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी को भी उसी चिता पर जलाया जाता था। ये बहुत ही घृणित कार्य था, तो इस पर बैन लगा दिया गया राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1833 के एक्ट द्वारा। और जबकि इससे पूर्व 4 वर्ष पूर्व ही 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर बैन जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम लागू किया गया था। सती प्रथा के बारे में देखें ऐतिहासिक रूप से यानी एंशिएंट हिस्ट्री में, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में जो है एरण अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। वहाँ पर सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सैनिक की पत्नी जो है सती प्रथा यानी सती होती है, यानी पति की चिता पर जलकर मर जाती है या सती हो जाती है। आगे इसमें देखते हैं तो इसने वर्ष 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया। यानी ठगी प्रथा पर बैन किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ठगी प्रथा पर अंत कौन किया, तो कर्नल स्लीमन ऑप्शन दिया रहता है, तो कर्नल स्लीमन है। और इसके बाद सती प्रथा पर बैन कौन लगाने में, तो ये नियम 17 को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, फेवरेट क्वेश्चन के अंतर्गत हैं। इसके बाद देखें शिक्षा संबंधी सुधारों के तहत बेंटिंग ने, यानी शिक्षा संबंधी सुधारों के तहत बेंटिंग ने वर्ष 1835 में भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1835 में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम कौन बनाया? शिक्षा संबंधी सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया। और कब बनाया? 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। इसके बाद दूसरा देखें शिक्षा संबंधी सुधार में, तो वर्ष 1835 में ही कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव इसने रखी। मेडिकल कॉलेज की नींव याद रखना है कि मेडिकल कॉलेज की नींव कलकत्ता में 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रखी। इसके बाद रुड़की में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की जो नींव है रुड़की में रखें। देखें रुड़की में वर्तमान में जो आईआईटी का संस्थान है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो संस्थान, महत्वपूर्ण संस्थान रुड़की में है, वह भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की नींव जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय रुड़की में रखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद न्यायिक सुधार के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। न्यायिक सुधार के अंतर्गत देखकर इसके संबंध को देखें तो न्यायिक सुधार के तहत बेंटिंग ने भ्रमणशील न्यायालय को बंद कर दिया, यानी जो भ्रमणशील न्यायालय थे उसको बंद करवा दिया। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इसमें क्या किया है? मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून के कोड का निर्माण किया। मैकाले जो है वो आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के कानून के कोड का निर्माण किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में के.एम. पडिक्कर महोदय ने मैकाले को भारत का आधुनिक मनु कहा। यानी मैकाले को जो है किसने भारत का आधुनिक मनु कहा? तो के.एम. पडिक्कर ने कहा। किसके लिए कहा? कानून के कोड के लिए के.एम. पडिक्कर जी ने मैकाले को आधुनिक भारत का मनु कहा था। या यूं कहें तो मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम तो बनाया ही था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, साथ ही मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। सामाजिक सुधार के अंतर्गत हमने जो देखा था वो देख सकते हैं, यह क्रम से यह पहला और दूसरा सामाजिक सुधार को हमने देख लिया। तीसरा भी हमने यहाँ पर देख सकते हैं किसने मानव बलि प्रथा और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी यहाँ तक हमने देख लिया था जो सामाजिक सुधार। तीसरा सुधार इसने मानव बलि प्रथा और शिशु हत्या पर भी बैन लगा दिया था। इसने 1832 में दास प्रथा को बंद कर दिया था।
इसके अलावा देखें इसके महत्वपूर्ण कार्यों में तो इसने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की थी। प्रेस के प्रति बैंटिंग का दृष्टिकोण काफी उदार था, यानी प्रेस के प्रति बैंटिंग का दृष्टिकोण क्या था? उदार था, काफी उदार था। इसके कार्यों को थोड़ा और इसमें विस्तार कर देते हैं तो देखें, इसने शिशु बालिका की हत्या पर बैन लगा दिया था, यानी शिशु हत्या के अंतर्गत जो थी शिशु बालिका की हत्या उस ज्यादा प्रचलित थी तो उसको इसने बैन लगा दिया था। और इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था। इसके सामाजिक कार्यों की शुरुआत में ही हमने देख लिया था कि इसमें देखें तो राजा राममोहन राय के सहयोग से बैंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बैंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 यानी एक्स भी डबल आई के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था, यानी सती प्रथा पर बैन लगा दिया था, विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिंग ने कर्नल स्लीमल की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। यहाँ हमने देख सकते हैं कर्नल स्लीमल की सहायता से जो है कर्नल स्लीमन की सहायता से जो है ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। और हमने देखा कि 1832 में दास प्रथा को भी इसने बंद करा दिया था। प्रथा को बंद कराने वाले में देखें तो सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसने 1789 में दास व्यापार पर रोक लगाया था। इसने क्या किया था? दास व्यापार पर रोक लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि इसमें देखें लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा को बंद करा दिया था 1832 ईस्वी में। अब इसके बाद कुछ और इस भारत के गवर्नर जनरल को देख लेते हैं, छोटे छोटे कार्यकाल के लिए हुए थे। तो इसमें सर्वप्रथम इसके बाद जो आता है, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद जो आता है वह चार्ल्स मेटकाफ आता है। चार्ल्स मेटकाफ का नाम पूर्व में भी आया था, यानी लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम जब बंगाल का गवर्नर जनरल था 1807 से 1813, तो यहाँ पर चार्ल्स मेटकाफ जो है इसका जो चर्चा आती है उसमें देखें तो अमृतसर की संधि में मध्यस्थता यही चार्ल्स मेटकाफ कराता है। यानी उसमें देखें तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में, यानी रणजीत सिंह अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि होती है, तो मध्यस्थता यही चार्ल्स मेटकाफ द्वारा किया गया था। इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था, यानी लॉर्ड मिंटो के समय पारित हुआ था। तो यहाँ पर देखें जब ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है तब चार्ल्स मेटकाफ की भूमिका क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया नोट्स में इसने समाचार पत्रों से सभी प्रतिबंधों को हटा लिया। इसी कारण इसे आधुनिक भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि आधुनिक भारत के समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन है, तो यह चार्ल्स मेटकाफ है। और यह याद रखना है कि चार्ल्स मेटकाफ जो अमृतसर की संधि में मध्यस्थता भी किया था। और इसका कार्यकाल देखें तो मात्र 1 वर्ष का रहा। इसके बाद अगला जो आता है लॉर्ड ऑकलैंड आता है। इसका समय देखें तो 1836 से 1842 यानी 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहता है। यह मात्र 1 वर्ष तक, लेकिन एक ही वर्ष कार्यकाल में इसके महत्वपूर्ण कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको आधुनिक भारत के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। इसके समय वर्ष 1838 से 1842 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय। इसने 1839 ईस्वी में शेरशाह सूरी रोड का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। यानी 1839 ईस्वी में जो शेरशाह सूरी रोड था उसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। या यूं कहें कि 1839 ईस्वी में इसमें कलकत्ता से दिल्ली शेरशाह सूरी जो रोड था वो कलकत्ता से दिल्ली तक जाता था, तो इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया। उसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया, मरम्मत करवा के ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रखवा दिया, जो पहले शेरशाह सूरी रोड था। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को ध्यान देना, इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। यानी भारतीय जो स्टूडेंट थे उनको विदेश में डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति इसी के समय लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, यानी इसी के भारत के गवर्नर जनरल रहते हुए दी गई थी या ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। अगला देखें 2 वर्ष का कार्यकाल लॉर्ड एलन बरो का भी आता है। 1842 से 1844 ईस्वी तक इसका समय है। इसके कार्य की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें तो इसके काल में वर्ष 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय
अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सिंध का विलय किस भारत के गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो लॉर्ड एडनबरो था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। कब? 1843 ईस्वी में। इसने वर्ष 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया था। यानी दास प्रथा के अंत को हमने देख लिया। इससे पूर्व के भी जो थे, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का हमने देखा, तो कुछ ने जो ट्रेड था दास, यानी जो दास थे उनके ट्रेड व्यापार बैन लगाया था। दास प्रथा का अंत करने वाला इससे देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी था, जो 1832 में किया था। लेकिन 1843 में देखें तो दास प्रथा का अंत इसने क्या किया था? 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड एडनबरो के समय में। या इसकी संपूर्ण गतिविधियों को सारांश के रूप में देखें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था इसी समय में, यानी प्रथम लॉर्ड एडनबरो के रूप में देखें तो यह है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। यानी शुरू हुआ था ऑकलैंड के समय में, लेकिन समाप्त हुआ था लॉर्ड एडनबरो के समय में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था, हमने देखा विलय कर लिया गया। दास प्रथा को उल्लंघन इसी समय में हुआ था 1843 के एक्ट 5 द्वारा, यह अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत लॉर्ड एडनबरो द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखें तो ये दास प्रथा का अंत किस अधिनियम? 1843 के अधिनियम 5 द्वारा होता है। यहाँ पर देखें लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो इसने 1832 में दास प्रथा को बंद कर दिया था। आज जबकि ट्रेड पर वो किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दासों के ट्रेड पर। अगला इसमें देख लेते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग आता है। लॉर्ड हार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉर्ड हार्डिंग देखें तो ये भारत का गवर्नर जनरल है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, जबकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद आता है। जैसे लॉर्ड मिंटो प्रथम को हमने देखा, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड हार्डिंग क्या है? यह भारत का गवर्नर जनरल है। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है उसका समय देखें तो 1910 से लेकर के 1916 तक जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय आता है, लॉर्ड मिंटो के बाद आता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद आता है। तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट को हम देखते हैं इसमें। इसके समय को देखा जा सकता है। इसके समय में यानी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम यानी फर्स्ट है। इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध वर्ष 1845 से 46 में हुआ। 1845 से 46 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। समाप्ति लाहौर की संधि 1846 द्वारा जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय में। इसने खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा का अंत कैंपबेल के सहयोग से किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नरबली प्रथा का अंत किसके माध्यम से किया? कैंपबेल के सहयोग से। ये किस जनजाति में प्रचलित थी? तो खोंड जनजाति में प्रचलित थी नरबली प्रथा। इसके समय काल में सूरत में नमक विद्रोह हुआ था। यानी नमक विद्रोह किसके समय? नमक विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय में हुआ था। तो इसकी घटनाओं को हमने देख लिया कि इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी थे, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और लाहौर की संधि समाप्त हुआ था। और उसने नरबली प्रथा पर बैन लगाया था कैंपबेल के सहयोग से। यह खोंड जनजाति में प्रचलित थी। इसके समय सूरत में नमक विद्रोह भी हुआ था। अब अगले जो भारत के गवर्नर जनरल आएंगे, इसमें लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम भारत के गवर्नर जनरल आते हैं। हालांकि लॉर्ड कैनिंग जो है वह अंतिम भारत का गवर्नर जनरल और प्रथम भारत का वायसराय बनता है 1857 की क्रांति के बाद। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी और जो है लॉर्ड कैनिंग जो है एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी देखते हैं। इसका समय देखें तो 1848 से 1856 ईस्वी तक, यानी इसका देखें तो 8 वर्ष का कार्यकाल रहता है। तो इसके बारे में विस्तार समझ लेते हैं, यानी ज़्यादा घूमखाना बनाते हुए इसके कार्यों को देखते हैं। इसके समय में कौन कौन सी घटनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का समय हमने देख लिया कि यह समय 8 वर्ष का समय है। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसने यानी लॉर्ड डलहौजी ने राज्य का हड़पने की नीति या विलय नीति का विकास किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य की हड़पने की नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। या विलय नीति जो किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। इसका विकास किया था इसने। इससे निम्न भारतीय राज्य या रियासतें प्रभावित थी। यानी किन राज्यों को इसने जो राज्य की हड़प नीति या विलय नीति का शिकार या कौन कौन से राज्य बने थे या भारतीय रियासतें बने थे, तो उसको देख सकते हैं। सर्वप्रथम जो इसमें अक्सर एग्जाम पूछता है सर्वप्रथम कौन बनाता है, तो सर्वप्रथम बनने वाला सतारा था, जो महाराष्ट्र में है सतारा।
अप्पा सहित, यानी सतारा जो है अप्पा सहित 1848 ईस्वी में जो है इसका कार्यकाल शुरू होता है, उसी वर्ष 1848 में जो है इस नीति को लाता है और सर्वप्रथम इसका शिकार जो है सतारा बनता है 1848 में। इसके बाद जैतपुर जो बुंदेलखंड में है, इस एक वर्ष बाद 1849 में बनता है। संबलपुर उड़ीसा 1849 में है। बघाट हिमाचल प्रदेश में 1885 में। उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852 में। झांसी उत्तर प्रदेश में 1853 में। नागपुर महाराष्ट्र में 1854 में। और अवध जो है उत्तर प्रदेश का 1856 में जो है यह राज्य की हड़प नीति के तहत इसको विलय करता है। इसमें इम्पोर्टेंट ये कि अवध के बारे में देखें तो सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ये यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उत्तर प्रदेश का इसमें झांसी भी है, जिसको 1853 में इसने जो है विलय नीति के अंतर्गत जो है अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था इससे पूर्व ही। इसको और विस्तार थोड़ा कर लें इसमें तो देखें, ध्यान दें कि 36 वर्ष की अवस्था में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। यानी जब ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो ये 36 वर्ष इसकी एज रहती है। और इस सिद्धांत को पुनः तुम देखें तो यह है राज्य का हड़पने की नीति या विलय नीति। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं व्यपगत का सिद्धांत। यानी अक्सर जहाँ पूछता है कि व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यही लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। यानी यही राज हड़प की नीति को ही यह व्यपगत का सिद्धांत अथवा राज हड़पने की नीति कहता है। डलहौजी जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा वो उसकी हड़प नीति थी। इसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों के 3 भागों में बांटा। वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, न ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोंद ले सकते थे। वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु इसके समय में अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। तीसरी बात है कि वे रियासतें जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। अपने इस नियम का पालन करते उसने निम्नलिखित राज्यों को अंग्रेजी राज मिला लिया था। तो हमने सतारा सर्वप्रथम देख लिया था, सतारा को मिलाया था। इसके बाद जयपुर इत्यादि को हमने समझ लिया है। कहने का सही हुआ, थोड़ा और विस्तार करते हैं इसको। तो देखें इसने जो नियम बनाया था, जैसे कोई राजा है उसके पास कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं है तो वह गोद लेने के सिद्धांत के आधार पर इसको हड़प नीति जो था या व्यक्तिगत सिद्धांत बनाया था। इसमें 3 भाग हमने समझे थे कि पहला था कि वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, यानी वे राजा जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, न ही किसी को कर देते थे, वे बिना किसी अंग्रेजी हस्तक्षेप के अपने उत्तराधिकारी का गोद ले सकते थे। उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं हो था, तो जैसे कि झांसी के संदर्भ में देखा जा सकता है, यहाँ उत्तराधिकारी न था तो यह गोद नहीं ले पाई थी झांसी की रानी। और दूसरा था वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु इसके समय में अंग्रेजों के अधीन थे, यानी जो है लॉर्ड डलहौजी के समय अधीन आ गए थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। तीसरा ये था कि ये रियासतें जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। अपने इस नियम कानून करते हुए, यानी इसी नियम के तहत उसने किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सतारा का इसने विलय किया था सर्वप्रथम, और यहाँ का राजा अप्पा साहिब था, यानी अप्पा साहिब वहाँ का शासक था 1848 में महाराष्ट्र में। ये है सतारा रियासत, इसको मिला लिया। जैतपुर मध्य प्रदेश में स्थित था, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। संबलपुर उड़ीसा में स्थित इस राज्य का शासक नारायण सिंह था, यानी संबलपुर उड़ीसा में 1849 में उड़ीसा में स्थित इस राज्य का शासक कौन था, नारायण सिंह था। बघाट देखें हिमाचल प्रदेश में, यानी पंजाब राज्य में स्थित था। इसे कैनिंग ने बाद में वापस कर दिया। इसके बाद उदयपुर मध्य प्रदेश में देखें तो 1852 ईस्वी में आधुनिक मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित, इसे भी कैनिंग ने बाद में वापस कर दिया था। झांसी यानी झांसी उत्तर प्रदेश में देखें, यहाँ का शासक गंगाधर राव था। नागपुर देखें 1854 में, यहाँ का शासक रघुजी तृतीय था। अवध हमने देख लिया था कि अवध का विलय, यानी यहाँ अवध देखें उत्तर प्रदेश में, अवध का विलय आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा किया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। यानी किसकी रिपोर्ट पर कुशासन लगाया गया था, तो आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा कर इसने जो है राज की हड़प नीति के अंतर्गत जो आखिरी में जो है इसमें हड़प लिया था अवध को, लॉर्ड डलहौजी। इसमें नोटेड पॉइंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को करौली विलय की आज्ञा नहीं दी थी। चलिए इस नीति को हमने ज़्यादा विस्तार कर दिया, अगले इसकी नीति में देखें, यानी नोट पहले देख लेते हैं। तो नोट, डलहौजी के समय में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक विस्तार हुआ था। डलहौजी के समय में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक, वास्तविक नहीं सर्वाधिक विस्तार हुआ था। एग्जाम पूछेगा कि किसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य सर्वाधिक विस्तार हुआ था, तो यही डलहौजी रहा।
अब इसके महत्वपूर्ण कार्यों में देखें तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी द्वारा सिखों को हराकर डलहौजी ने 1852 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1848 से 1849 ईस्वी तक। इसमें सिखों को हराकर डलहौजी 1852 पंजाब पर अधिकार कर लेता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो इससे पूर्व लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, उसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। यानी से पूर्व वाला जो था लॉर्ड हार्डिंग 1848, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक था, उसमें प्रथम आंग्ल सिख प्रथम युद्ध हुआ था। यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। जबकि द्वितीय उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है और इसको अंग्रेजों ने हरा के उसमें भी हराते हैं, लेकिन वह लाहौर की संधि से समाप्त होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और इसमें जो है इसको हराकर 1852 पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं डलहौजी के समय में। आगे इसमें देखते हैं तो इसी के समय यानी लॉर्ड डलहौजी के समय, इसी समय डलहौजी ने सिख राज्य से संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। यानी किसके समय में जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी रहा। संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। वर्ष 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इसमें लोअर बर्मा और पीगू का विलय कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध डलहौजी के समय में हुआ। इसमें लोअर बर्मा और पीगू को विलय कर लिया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। वर्ष 1850 में सिक्किम का विलय भी कर लिया गया था। यानी 1850 में क्या किया इसने? सिक्किम जो भारतीय राज्य है देखें वर्तमान में, तो सिक्किम का विलय भी इसने 1850 में ब्रिटिश राज्य में कर लिया था लॉर्ड डलहौजी। इसको और विस्तार कर लें तो देखें कि सिक्किम यानी डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेशों जिसमें दार्जिलिंग देखें ये तो वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग आदि सम्मिलित थे, भारत में मिला लिया था। और द्वितीय बर्मा युद्ध को हमने देख लिया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध डलहौजी ने 1852 में लोअर बर्मा था पेगू को विलय कर लिया था। पंजाब के विलय को हमने देख लिया था। डलहौजी ने 1852 में पंजाब विलय कर लिया था। यह द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय जो है आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया था डलहौजी ने। इसके बाद और इसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो यह है अपने सैनिक सुधार के तहत डलहौजी ने क्या किया था? तोपखाना कार्यालय को कलकत्ता से हटाकर मेरठ बनाया, यानी उत्तर प्रदेश में लाया। तोपखाना कार्यालय जो पहले कलकत्ता में था उसको हटाकर कहाँ लाया? उत्तर प्रदेश के मेरठ में लाया। सेना के मुख्यालय को शिमला में स्थापित किया। यानी सेना का मुख्यालय जो था उसको कहाँ से किया गया? शिमला में स्थापित किया, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया। एक अलग गोरखा रेजिमेंट बनाया। एक गोरखा रेजिमेंट तो जो है यह डलहौजी के समय में ही सैनिक सुधार के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद इसके और महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत देखें तो अपने रेलवे संबंधित विकास कार्यों के तहत इसने क्या किया था? डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेलवे का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको कहा जाता है? तो डलहौजी कहा जाता है। वर्ष 1853 इसमें प्रथम रेलवे लाइन बम्बे से थाणे, ये भी याद रखना है कि भारत में प्रथम लाइन जो 1853 में बिछाई जाती है, कहाँ से बिछाई जाती है? तो बम्बई से थाणे के बीच में, यानी बम्बई से थाणे के मध्य बिछाई जाती है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन भारत में। 1854 में दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज बंगाल में बिछाई जाती है। यानी पहली कहाँ बिछाई गई थी? बम्बई से थाने यानी मुंबई में बिछाई जाती है, वर्तमान मुंबई में। दूसरी देखें तो कलकत्ता से रानीगंज बंगाल में बिछाई जाती है 1854 में, एक साल बाद। तो यह जो है डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है डलहौजी को। तो हमने देखा कि सेना के मुख्यालय को शिमला में स्थापित किया था। यानी इस सैन्य सुधार के अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंतर्गत कलकत्ता में स्थित तोपखानों का कार्यालय मेरठ, कलकत्ता से कहाँ बना दिया गया? मेरठ बना दिया गया। सेना का मुख्य कार्यालय शिमला में स्थापित किया गया। सेना का मुख्यालय जो है मुख्य कार्यालय कहाँ कर दिया गया? शिमला कर दिया गया। और याद रखना है कि इसी समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी जब गर्मी पड़ती थी, जैसे कि देखिए मई जून का जो महीना था, यानी गर्मी का जो समय था, जो भारत में प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो इसी समय में डलहौजी के समय में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था। यानी गर्मी के समय की जो राजधानी थी वो शिमला बना दी गई थी डलहौजी के समय में, जहाँ सेना का मुख्यालय स्थापित किया गया था। आगे इसमें देखते हैं तो यह है अपने डाक और टेलीग्राफ संबंधी कार्यों के तहत इसने क्या कार्य किया था? संचार संबंधी, कम्युनिकेशन संबंधी इसके समय में क्या डेवलपमेंट हुआ था? तो डाक और टेलीग्राफ संबंधी कार्यों के तहत इसने वर्ष 1853 इसमें प्रथम तार लाइन का विकास कलकत्ता से आगरा के बीच में हुआ था। यानी 1853 में रेलवे लाइन हुआ था और 1853 में ही प्रथम तार लाइन का विकास
कलकत्ता से आगरा यानी वेस्ट बंगाल में कलकत्ता और आगरा उत्तर प्रदेश में के बीच जो है प्रथम तार लाइन का विकास किया गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। वर्ष 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। वर्ष 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ है। डाक टिकट का प्रचलन जो हुआ था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में डाक विभाग के कार्यों के संचालन के लिए महानिदेशकों की नियुक्ति की गई थी। इसी दौरान अपने सार्वजनिक निर्माण संबंधित कार्यों के तहत इसने क्या कराया था? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने कराया था। जीटी रोड की मरम्मत इसने करवाई थी। जीटी रोड की मरम्मत जो इसने ही करवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था डलहौजी के समय में। कराची, मुंबई, कलकत्ता के बंदरगाहों का विकास भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। थोड़ा और इसका विस्तार कर लें तो देखें विद्युत तार यानी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यानी विद्युत तार जो है यह इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था। डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा यानी हमने देखा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई। 1857 ईस्वी के संघर्ष के बाद एक विद्रोही ने मरते हुए कहा था इस तार ने हमारा गला घोट दिया। यानी ये तार न रहा होता, तार का विस्तार न हुआ तो 1857 की जो क्रांति है वह अंग्रेजों के लिए उतनी सफल नहीं हो पाती। इस जो है यह तार ने है यानी इसमें एक विद्रोही ने मरते हुए कहा कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया 1857 की क्रांति के लिए। और ये हमने देखा कि ये जो है सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरा के बीच में प्रारंभ की गई थी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। डाक सुधार के अंतर्गत हमने देखा कि इसी समय 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अब 2 पैसे की दर पर, याद रखना है कि अब 2 पैसे की दर पर कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था। 1854 ईस्वी में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई थी। इसको हमने यहाँ समझ लिया। और अभी हमने देखा यहाँ पर इस चीज़ को समझा कि यहाँ पर देखिए सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत हमने देखा डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया यानी इसी समय पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। गंगा नहर का कार्य भी पूरा किया गया। वाणिज्य सुधार के अंदर किसने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। लोक शिक्षा विभाग 1854 ईस्वी में डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया था। अब इसके शिक्षा संबंधित कार्यों को इसमें समझ लेते हैं। शिक्षा संबंधित कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1854 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया। वर्ष 1854 में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए वुड आयोग यानी वुड डिस्पैच समिति का गठन किया था। वुड डिस्पैच ने ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही थी। शिक्षा विभाग का प्रधान निर्देशक को बनाया गया था। यानी इसको और विस्तार करते हैं तो देखें कि 1853 ईस्वी में टॉमसन की व्यवस्था के अनुसार समस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश, लोअर बंगाल और पंजाब में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1854 ईस्वी का चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित था इसी के समय में पारित हुआ था यानी लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ था। या यूं कहें तो शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों था। 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। ताकि पूर्व में हमने शिक्षा संबंधित जो सुधार था उस पर महत्वपूर्ण चर्चा कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी समय ये पारित हुआ था। हमने विस्तार से पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर लिया। आप इस चैनल पर जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं शिक्षा संबंधी सुधार के अंतर्गत। चलिए यहाँ देख ही लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे थे यहाँ पर जो है अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा को हमने समझने का प्रयास किया था पूर्व के लेक्चर में। अब ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र एजेंसियों को हमने देखा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह संबंधित जो विषय था चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 जुलाई 1854 में होता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। सिफारिशें इसके अंतर्गत यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में आता है। हालांकि हम इस पर चर्चा कर लिए हैं। इसके बाद हंटर शिक्षा आयोग को भी देख सकते हैं। इसके सुझावों को आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और यह आप देख सकते हैं ग्रेड समय में शिक्षा के विकास के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, आप इसको पुनः एक बार देख सकते हैं। इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 जो लॉर्ड कर्जन के समय में आता है, इसको भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसके बाद मुख्य प्रावधान को यहाँ देखा जा सकता है। इसके बाद शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव 1913 को आप देख सकते हैं। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19 को भी सिफारिशों को इसमें महत्वपूर्ण से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद ये सारी जानकारी हारगोट समिति, वर्धा योजना, मुख्य बात है सार्जेंट योजना भी अंतर्गत हमने जो महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है, आप इसको पूर्व लेक्चर में दे सकते हैं। और आज़ादी के बाद शिक्षा हेतु विकास क्या किए उस पर हमने चर्चा कर लिया। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इसमें क्या है, ये सारी जानकारी हम पूर्व लेक्चर में दे चुके हैं। अब आखिरी में इसके कार्यों को देखें तो डलहौजी के अन्य कार्यों को इसमें शामिल कर लेते हैं। जबकि इसमें हमने देखा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। जो पूर्व की परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का पृथक रूप से किसने निर्माण कराया था, तो इसने ही कराया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य कार्यों को इसको शामिल कर लेते हैं। तो इसमें देखें डलहौजी के अन्य कार्य, इसी समय 1853 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। वर्ष 1856 में संथाल विद्रोह इसी समय में हुआ था। हमने पूर्व लेक्चर में संथाल विद्रोह को विस्तार समझ लिया है। सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं का विकास इसी समय में हुआ था 1853 में, हमने उसको भी विस्तार समझ लिया है। वर्ष 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया था। अवध का शासक नवाब जो था वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने बरार राज्य के ऋण न देने पर बरार को अंग्रेज राज्य में मिला लिया था। ऋण न देने के कारण किसको मिला लिया गया था, तो बरार को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो हमने देखा था कि जो है ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रमुख जनजाति एवं नागरिक विद्रोह यानी विद्रोह के अंतर्गत हमने जो देखा था उसमें संथाल विद्रोह को हमने देखा। ये सारे विद्रोह को आप देख सकते हैं। संथाल विद्रोह यहाँ पर देख सकते हैं। ये संथाल विद्रोह रहा 1855-56 ये लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। बंगाल बिहार इससे संबंधित प्रभावित क्षेत्र है और इसके नेता लीडरशिप सिद्धू और कान्हू करते हैं। इसमें विस्तार चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया। आप इस चैनल पर जाकर इसको भी महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रमुख जनजाति एवं नागरिक यानी विद्रोह और 1857 की महान क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी उसमें हमने चर्चा विस्तार कर लिया है। जबकि हमने देख लिया था कि जो सिविल सेवा है यानी हम देखें तो भारत में पुलिस सेवा सिविल सेवा जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, लेकिन 1853 में सिविल सेवा में चयन का आधार प्रतियोगी परीक्षा बनती और यह लॉर्ड डलहौजी का समय होता है। इसको यानी यही कह रहा है। प्रारंभ में परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में परीक्षा भारत में होने लगी थी। और सर्वप्रथम देखें जो ICS बनने वाले थे भारत में वर्ष 1863 में जब प्रतियोगी परीक्षा होने लगी। यानी शुरुआत में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नहीं होता था जब इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन 1863 में लॉर्ड डलहौजी के समय प्रतियोगी परीक्षा होने लगी। तो इसके 10 साल बाद जो है प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर जी बनते हैं। सारी जानकारी हम पूर्व में दे चुके हैं।